आपकी श्वेता मैम एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों यूट्यूब पर यदि आप मेरी वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। बच्चों इस चैनल पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के वीडियोस मिलते हैं क्लास 9 to 12 और साथ ही आपको नीट प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियोस मिल जाते हैं। बच्चों हमारे कुछ अदर भी चैनल हैं जिस पर आपको मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस यानी कि जो सामान्य बीमारियां होती हैं डिजीज से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। आपको इंग्लिश ग्रामर मिल जाएगा, एडवांस इंग्लिश मिल जाएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स मिलेगा, जीके के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, मैथ्स मिल जाएगा आपको क्लास 9 to 12। ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे इन चैनल पर जिनका डिटेल यहाँ पर लिखा गया है। बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा है डाइजेशन हमारा क्लास 10 का, जिसमें कि हमने पार्ट 4 तक हमने डन कर लिया था और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पार्ट 5। सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आप यहाँ वीडियो जो देख रहे हैं उसके नीचे यदि आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो बच्चों सबसे पहले प्लीज उसको प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही आपने सब्सक्राइब का बटन प्रेस किया उसके बाद एक बेल आइकन आएगा, आपको उस बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि यदि मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ओके थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए हमारा डाइजेशन का पार्ट 5 आज बच्चों क्या स्टडी करने वाले हैं, स्टमक के बारे में। स्टमक क्या होता है इसके पहले हमने पार्ट 1, 2, 3, 4 स्टडी कर लिया है। यदि डाइजेशन चैप्टर में आपने पार्ट 1 to 4 अगर नहीं देखा है बच्चों तो उसको जरूर आप जाकर के देखिए, आपको बहुत ही ज्यादा उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेंगे। तो आज हम क्या देखने जा रहे हैं स्टमक के बारे में। नंबर 1, स्टमक क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि जे शेप्ड होता है यानी कि मसल्स का बना हुआ। ये स्टमक जो होता है, स्टमक का मतलब पेट, स्टमक जो होता है ये मसल्स का बना होता है। इसका शेप जो होता है वो जे शेप है ना, जे के शेप का ये कुछ दिखाई देता है हमको, इस वजह से इसको जे शेप बोला जाता है। ये सैक लाइक ऑर्गन है। यहाँ पर सैक लाइक पर मैंने यहाँ पर कुछ यहाँ पर डॉट डॉट यानी कि इसको हाईलाइट करने की कोशिश की है। सैक लाइक का मतलब होता है कि स्टमक जो है बाहर से तो ऐसा ही दिखता है बट अंदर से बिल्कुल ये जब ये खाली होता है, इसके अंदर जब कुछ भी नहीं है, फूड मटेरियल नहीं है, तो स्टमक अंदर से क्या होता है, ये बिल्कुल सिकुड़ा रहता है ना, एकदम ऐसे पिचका रहता है, जैसे बिल्कुल वैसा ही जैसे बैलून है, बैलून एकदम ऐसे सिकुड़ा होता है, ठीक है। और जैसे ही हम उसमें हवा भर देते हैं तो फिर बैलून क्या हो जाता है, वो फूल जाता है, ठीक है। बैलून के अंदर क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, वो आगे भी बढ़ता है, ठीक है ना, इलास्टिक नेचर का होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बिल्कुल उसी तरीके से होता है हमारा ये स्टमक, ठीक है। तो स्टमक के अंदर की वॉल सैक लाइक, सैक का मतलब एक थैली के जैसा है ये, जो कि अंदर से जब इसमें फूड मटेरियल नहीं है तो बिल्कुल ये उस बैलून की तरह से अंदर से होता है जिसमें कि हवा न रहने पर बैलून की जो कंडीशन होती है उस तरीके से ये अंदर से रहता है। बाहर से इसका शेप बराबर रहता है बट अंदर से ये इस तरीके से रहता है। जब इसमें फूड मटेरियल आ जाता है तो फिर ये फूल जाता है और इलास्टिक नेचर का होता है यानी कि ये अपने सैक को, अपने थैले को क्या कर सकता है, थोड़ा बड़ा भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पाया जाता है ये, तो ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। कौन सी कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी। आपको कैविटी के बारे में पता है कि ये कौन सी कैविटी है, थोरैसिक कैविटी। यहाँ तक ये कौन सी कैविटी है, ये कहलाती हमारी ये क्रैनियल कैविटी, क्रैनियल कैविटी, थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। तो ये किस में पाया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में, लेफ्ट साइड में ये पाया जाता है। इसका नेचर क्या होता है, इलास्टिक नेचर। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बैलून में जब हम हवा भरते हैं तो बैलून फूल रहा है यानी कि बैलून का नेचर क्या है, इलास्टिक नेचर है। इसी तरीके से स्टमक में भी आप थोड़ा सा खाना भरिए, ठीक है, थोड़ा और भरिए, थोड़ा और भरिए, तो इसका इलास्टिक नेचर होता है, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे फैलता जाता है, ठीक है। तो इलास्टिक इसका नेचर होता है और इसमें कितना फूड मटेरियल हम कंटेन कर सकते हैं। तो बच्चों इस स्टमक के अंदर आप 1 से लेकर के 3 लीटर तक फूड मटेरियल को कंटेन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर रखा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है 1 से लेकर के 3 लीटर तक फूड मटेरियल, ओके। स्टोरेज टाइम, यदि आप इतना फूड मटेरियल इसमें स्टोर कर सकते हैं तो ये कितनी देर तक स्टोर रहेगा ना, इस स्टमक के अंदर फूड मटेरियल कितनी देर तक स्टोर रहेगा। देर की बात करें अगर हम तो इनका स्टोरेज टाइम जो होता है वो डिपेंड अपॉन फूड है ना, ये खाने पर डिपेंड करता है। आपने खाया क्या है उसके अकॉर्डिंग या फूड मटेरियल को इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है ना। क्या खाया है आपने, कहीं आपने अगर ऐसा जैसे कि ग्लूकोज पानी पिया है, ठीक है, केवल आपने कार्बोहाइड्रेट ले रखा है अगर, ठीक है, केवल कार्बोहाइड्रेट यानी कि कुछ इस तरीके से मीठा जूस वगैरह कुछ पिया है, ठीक है ना,
कार्बोहाइड्रेट अगर केवल इसमें आपने ले रखा है तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन इजी होता है, जल्दी हो जाता है, तो ये स्टमक भी फटाफट फटाफट अपना काम करके फ्री हो जाएगा। तो फ्री जब हो जाएगा तो ये खाने को पास कर देगा, ठीक है, आगे चलो, है ना। तो ये खाने को क्या कर देता है, आगे की तरफ बढ़ा देता है। तो अगर इसमें ऐसा फूड मटेरियल है जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, इजीली जिसका ब्रेक डाउन किया जा सकता है, आसानी से जो डाइजेस्ट हो जाएगा, तो वहां पर खाना स्टमक अपने यहाँ केवल 2 से 3 घंटे रखता है। रख के करेगा क्या, ठीक है, स्टमक जब अपने यहाँ खाना अपने पास अगर देर तक रख रहा है, मतलब कि वहां पर फंक्शन चल रहा है, काम चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब इजी था उसको तोड़ना, आसानी से होमवर्क ऐसा था कि ठीक है नॉर्मली आराम से किया जा सकता है, तो 2 से 3 घंटे में इसने अपना होमवर्क कर लिया और उसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो 2 से 3 घंटे में ही फूड मटेरियल को यहाँ से आगे की तरफ ये उसको पास कर दिया जाता है, ठीक है। यदि फूड मटेरियल में ऐसा फूड मटेरियल है जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, यदि प्रोटीन रहता है तो इसका काम थोड़ा बढ़ जाता है ना, कि हाँ ओके अब डाइजेस्ट करना पड़ेगा, होमवर्क आज का क्या है थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, थोड़ा टाइम लगेगा होमवर्क करने में, तो समय ज्यादा लगता है, ठीक है। तो 4 से 5 घंटे प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, जैसे हमने दाल रोटी खा लिया, ठीक है, रोटी दाल खाते हैं या फिर दूध ले लेते हैं, ठीक है, ये इन सब चीजों में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो जब प्रोटीन ज्यादा ले लेंगे, इस स्टमक के अंदर हमने ऐसा फूड मटेरियल भर दिया, तो यहाँ पर डाइजेशन क्या होगा, फिर टाइम इसको स्टमक को इस होमवर्क को करने में टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो कितने देर तक फिर इसको यहाँ पर अपना फूड मटेरियल रखना पड़ेगा, लगभग 4 से 5 घंटे तक। अगर हमने कुछ ऐसा फूड मटेरियल ले लिया जिसमें ऑयली घी वगैरह बहुत ज्यादा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है ना, पूरी सब्जी और ये खीर वगैरह बहुत सारी पूरी थाली भर करके हमने खाना खा लिया, तो फिर क्या होगा कि ये स्टमक अब उन सब चीजों को तोड़ने के लिए, यानी कि अब जो होमवर्क इसको मिला है ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होमवर्क है, इसको करने में इसको टाइम ज्यादा चाहिए, ठीक है। पहला कार्बोहाइड्रेट वाला होमवर्क सबसे इजी था, प्रोटीन वाला होमवर्क थोड़ा डिफिकल्ट था। अब ये जो होमवर्क है इसमें फैट अवेलेबल है, क्या है बच्चों, फैट। तो फैट की वजह से अब यहाँ पर इसको होमवर्क करने में 5 से 6 घंटे का टाइम लगता है, तो काम इसको करना पड़ता है, इस वजह से इसने फूड मटेरियल को ले रखा है ना। 5 से 6 घंटे लगेंगे इसको काम करने के लिए, तो 5 से 6 घंटे के लिए फूड मटेरियल कहाँ रहेगा, स्टमक के अंदर ही रहेगा। तो ये स्टमक का काम होता है फूड को स्टोर करना, और स्टोर कितनी देर करेगा ये किस पर डिपेंड करता है, ये फूड मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि किस तरीके का आपने खाना खाया है। अब आपका खाली पेट है, केवल आपने पानी पिया है, ठीक है, तो पानी में क्या टाइम लगेगा, है ना। एक वीडियो में इस पर भी आएगा बच्चों, मेरा जो ये चैनल है ऑनेस्ट डॉक्टर बनो, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि यदि हम कोई ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो कि तुरंत आराम पहुंचाती है ना, तो क्यों आराम तुरंत पहुंचा देती है, पानी पीते हैं उसका डाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑनेस्ट डॉक्टर बनो इस चैनल पर आप जाकर के देखिए, बहुत ही अच्छा आपको जनरल मेडिकल से रिलेटेड आपको टॉपिक मिलेंगे। जो बहुत ही कॉमन बीमारियां हैं, टेटनस की बीमारी, ठीक है, बहुत ही कॉमन बीमारी है, वो वीडियोस आपको मिल जाएगा। रेबीज बीमारी क्या होती है, इस तरीके के कॉमन बीमारियां जिनकी जानकारी हमको होनी चाहिए, ऐसे टॉपिक ही यहाँ पर मिलेंगे, या फिर कॉमन मेडिसिन कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी ऑनेस्ट डॉक्टर बनो चैनल पर। तो बच्चों यहाँ तक आपने समझ लिया। उसके बाद जो हमारा ये स्टमक होता है, इस स्टमक का काम क्या होता है, ठीक है, काम जानने से पहले, है ना, स्टमक का फंक्शन जानने से पहले हम सबसे पहले स्टमक का एक यहाँ पर थोड़ा इसका हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर जब आप देखते हैं तो क्या आपको दिख रहा है कि जैसे मैंने बताया कि मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल्स का बना होता है, जेस्टिव होता है, और यहाँ इसके ऊपर का पोर्शन हमने पढ़ लिया है पार्ट 4 में, ठीक है। इसके ऊपर क्या था बच्चों, इसोफेगस, क्या था, इसोफेगस, ठीक है। तो इसके पहले इसोफेगस में क्या क्या होता है, फेरिंग्स क्या होता है, मैंने बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको बताए थे पार्ट 4 में। तो हमने इसोफेगस पढ़ लिया, इसोफेगस का ट्यूब जहां पर एंड हो रहा है, ठीक है ना, ये इसोफेगस आ रहा है, और यहाँ पर इसोफेंजियल एक्सफेंटर है। स्फेंटर मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा मसल्स होता है जो कि अपने आप ही ओपन होता है, अपने आप क्लोज होता है, ठीक है। जैसे बैलून का एकदम ऊपर जो रबड़ होता है ना, जहां से हम हवा भरते हैं, वो उस तरीके का ये होता है स्फेंटर, अपने आप ही कंट्रोल होता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट, ओपन और क्लोज अपने आप ही होता है। यानी कि ये चीज तय करता है कि भोजन इधर आने के बाद वापस से उधर न जाए, यानी कि रास्ता क्या रहे, वन वे रहे। जब हमको वॉमिटिंग होती है वहां पर कुछ दूसरा होता है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये वॉमिटिंग वाला पोर्शन जो है ये भी हम किस में पढ़ेंगे, ऑनेस्ट डॉक्टर बनो में, ठीक है। तो बच्चों फूड मटेरियल जब यहाँ से आगे की तरफ आता है तो यहाँ स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर जो कि कंट्रोल करेगा ओपनिंग को कि भोजन यहाँ से स्टमक के अंदर प्रवेश कर गया, ओके, भोजन यहाँ आ जाता है। अब अगर हम स्टमक की बात करें तो पूरा ये जो स्टमक का जो पूरा ये पोर्शन होता है
पूरा जो स्टमक के पार्ट है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जहां इसोफेगस जहां एंटर कर रहा है ना, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कार्डियक रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कार्डियक रीजन कहते हैं। ठीक है, तो ये कार्डियक रीजन हो गया। और जहां ये स्टमक थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर का पोर्शन ये दिखाई दे रहा है, इसको हम फंडिक रीजन कहते हैं। तो ये स्टमक का फंडिक रीजन हो गया, यानी कि स्टमक को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि रेड से लिखा है मैंने, है ना। 3 भागों में स्टमक को बांट दिया गया। ठीक है, ये वाला भाग क्या हो गया? फंडिक रीजन। ये क्या हो गया? कार्डियक रीजन। और ये क्या होता है? पाइलोरिक रीजन। ठीक है, तो फंडिक, कार्डियक, पाइलोरिक, फंडिक, कार्डियक, पाइलोरिक। फंडिक सबसे ऊपर उठा वाला फंडिक, ठीक है, ये ऊपर है, इस वजह से ये सबको फंड देता है। कार्डियक, ठीक है, कार्डियक जो है ये कार चलाता है ना, तो ऊपर वाला जो है फंड देता है। उसी फंड के पैसे को लेकर के क्या कर लिया इसने? कार चलाया। ठीक है, नीचे आते 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 तक पैसे सारे खत्म हो जाते हैं। ये सिर्फ पैरेट ही खरीद सकते हैं, है ना, पाइलोरिक रीजन। तो पाइलोरिक रीजन कहाँ होता है? जहां पर स्टमक यहाँ पर एंड हो रहा है और डियोडिनम की तरफ आगे बढ़ता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आगे बढ़ता है, वो यहाँ पर जो रीजन होता है इसको बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। तो ऊपर वाले ने फंड दिया, उसके नीचे वाले ने कार खरीद लिया उस फंड से, और सबसे नीचे आते आते पैसे खत्म हो गए, तो क्या लिया उसने? वो जो है केवल पैरेट ही खरीद पाया, तो पाइलोरिक। ठीक है ना, पी फॉर पैरेट, पी फॉर पाइलोरिक रीजन। तो फंडिक रीजन, कार्डियक रीजन, पाइलोरिक रीजन, है ना। तो पूरे स्टमक को 3 भागों में बांट दिया गया। अब स्टमक की जो ये वॉल होती है, जिस तरीके से यहाँ पर स्फिंक्टर लगा होता है, स्फिंक्टर यहाँ पर लगा हुआ है ताकि भोजन यहाँ पे आ जाए, वापस न जाए, उसी तरीके से एक स्फिंक्टर यहाँ भी लगा होता है कि यहाँ से जब स्टमक जिस खाने को आगे की तरफ बढ़ा दिया हो, ठीक है, वो भोजन वापस से इसमें न आ पाए। ठीक है, क्यों? एक्सक्यूज मी बच्चों। तो बच्चों ये भोजन जो है, जब ये भोजन फूड मटेरियल यहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाएगा, तो ये फूड मटेरियल वापस यहाँ पे ना आए, ये कौन कंट्रोल करता है? तो यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है, जो कि यहाँ पर इस स्फिंक्टर के ऊपर कौन था? इसोफेगस था, इसलिए इसको हम नाम क्या देते हैं? इसोफेजियल स्फिंक्टर, है ना। नाम इसके हिसाब से ही रहता है, तो इसोफेजियल स्फिंक्टर। अब यहाँ पर, यहाँ से के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है, स्टमक के बाद यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है, और वो भी कौन सा इंटेस्टाइन है? इंटेस्टाइन का कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट स्टार्ट हो रहा है? तो हम बोलेंगे डियोडिनम। ठीक है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो 3 भागों में, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है ना, बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन है, 7 मीटर लॉन्ग होता है, इसको 3 भागों में बांट करके हम स्टडी करते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये रीजन हमारा कौन सा है? पाइलोरिक रीजन है। पाइलोरिक रीजन के पास में जो इंस्पेक्टर पाया जाता है, इस इंस्पेक्टर को बोलते हैं हम पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। ठीक है, ये भी क्या करता है? ओपनिंग और क्लोजिंग को ये कंट्रोल करता है कि फूड मटेरियल आगे चला गया तो वापस इसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, एक बार आगे बढ़ गया तो खाना आगे चला गया, अब वापस से मत आना क्योंकि हमारा काम हो चुका है। ओके, तो ये ओपनिंग क्लोजिंग को इंस्पेक्टर ये वाला और ये वाला दोनों क्या करते हैं? इसको कंट्रोल करते हैं। अब तो हमने क्या देखा अभी तक? हमने टोटल 5 नाम देखे, है ना। पहला तो आप लिख सकते हो, इसको इसोफेगस लिख दो, इसको इसोफेजियल इंस्फिंक्टर लिख दो। ठीक है, फिर इसको हम लिख सकते हैं कि ये आगे हमारा डियोडिनम है, या आपको डियोडिनम याद नहीं रहता है तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन कर दीजिए। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद इसको हम बोलेंगे पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। ठीक है, तो ये हमारे इतने नाम हो गए, 4 नाम यहाँ पे हो गए। उसके बाद स्टमक को हमने 3 भागों में बांट दिया। फंडिक, ठीक है ना, पहला हमारा क्या हो गया? फंडिक रीजन, दूसरा हो गया कार्डियक रीजन, और तीसरा हो गया हमारा पाइलोरिक रीजन। ओके, अब जो अंदर ये होता है, इसकी वॉल, थैली जो ये होता है, ठीक है, स्टमक का, ये अंदर की वॉल ऐसा नहीं कि एकदम प्लेन चिकना होता है, ये बहुत ही ज्यादा ऐसा 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 बिल्कुल रफली होता है, क्योंकि काम इसको कुछ ऐसा ही करना है। ठीक है, इसको खाने को ना क्या करना है? पूरी तरीके से चढ़ना, वो जो जैसे हम छाछ बनाते हैं ना, छाछ है ना, पूरा एकदम मथ देना होता है, तो खाने को बिल्कुल पेस्ट की तरह से इसको चेंज करना होता है। तो इसका अंदर का सरफेस जो है वो कुछ एकदम ऐसे ऐसे रफली सरफेस होता है, रफली सरफेस। आपने सिलबट्टा देखा है ना, तो सील बट्टे को सील पर भी आप देखेंगे कि छोटे छोटे छेद किए जाते हैं, बट्टे पर भी छोटे छोटे छेद किए जाते हैं, ताकि आप अगर उस पर किसी चीज को अगर उसको ग्राइंड करिए तो वो आसानी से हो सके, है ना, मतलब अच्छी तरीके से वो पिस सके, पेस्ट बन सके। अगर दोनों ही चिकना रहेगा तो पेस्ट नहीं बनेगा। तो इसका भी अंदर का सरफेस कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है ना, रफली सरफेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रुगी। क्या बोलते हैं बच्चों? रुगी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा जो ये लाइनिंग दिखाई दे रही है आपको, ये ब्लू कलर की जो लाइनिंग दिखाई दे रही है ना,
यानी कि स्टमक की जो वॉल है, ये वॉल मैं इसमें ये दिखाना चाह रही हूँ कि जो ये स्टमक की वॉल होता है, ये स्टमक का वॉल, इसमें ही गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसमें ही क्या पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो भोजन जब यहाँ पर आएगा उसके डाइजेशन के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होगी वो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाए जाएंगे, स्टमक की जो वॉल होगी, वॉल, ये स्टमक की वॉल जो है इसके अंदर ही गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करते हैं। गैस्ट्रिक जूस के द्वारा ही यहाँ पर भोजन का डाइजेशन होता है। ठीक है, इतनी बातें आपने समझ लिया ये। ओके, अब हम फंक्शन देखेंगे, बाकी सब चीजें हम यहाँ पर हम फंक्शन के द्वारा, आपने स्टमक को देख लिया कि स्टमक एक ऐसा ही है, छोटा सा, कुछ ज्यादा नहीं है, एक थैला ही है जिसको 3 भागों में बांटा गया है। इसका ओपनिंग देखा हमने, क्लोजिंग देखा, इस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक, कहाँ इसके बाद कहाँ जा रहा है, ये चीजें हमने देख लिया। ठीक है, अब हम इसका फंक्शन देखते हैं, बाकी सारी बातें हम फंक्शन में करेंगे। अगर हम फंक्शन की बात करें तो स्टमक का जो काम होता है, जब भोजन इसके अंदर आता है, यहाँ से फूड मटेरियल जब इसके अंदर आएगा, एंटर करेगा, जो फूड मटेरियल आ रहा है उस फूड मटेरियल का नाम क्या है बच्चों, उसका नाम है बोलस। मैंने आपको पहले पढ़ाया था। ठीक है, कि मुंह के अंदर जब हम खाते हैं तो जो हमारा पूरा निवाला जो होता है भोजन का, वो क्या होता है, एकदम लुगदी जैसा और बिल्कुल चिकना बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलस। ठीक है ना, तो बोलस के फॉर्म में फूड मटेरियल एंटर करेगा कहाँ, स्टमक के अंदर। जब खाना स्टमक के अंदर आ जाता है तो स्टमक जो होता है स्टमक जो होता है ये क्या करता है, 2 तरीके से ये अपना काम करता है ना। भोजन को तोड़ने के लिए इसको 2 एफर्ट लगाना पड़ता है। फर्स्ट एफर्ट ये क्या लगाता है, मैकेनिकल। ठीक है, पहला इसका मैकेनिकल एफर्ट होता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। मैकेनिकल का मतलब इसको कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, काम करके करता है, मैकेनिकल एफर्ट लगाता है। और दूसरा क्या करता है, ये केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, है ना, खाने का केमिकल ब्रेकडाउन करता है। तो एक क्या करता है ये मैकेनिकल, और दूसरा क्या करता है केमिकल ब्रेकडाउन। यहाँ स्टोरेज के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया है, इसलिए स्टोरेज का मैं यहाँ से रब कर देती हूँ ताकि थोड़ा खाली खाली रहेगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, तो एक ही क्या करता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, यानी कि एफर्ट लगाता है दूसरी तरह से भी, और दूसरा अपने केमिकल को भी सीक्रेट करता है डाइजेशन के लिए। तो मैकेनिकल एफर्ट का मतलब होता है चर्नर, है ना, चर्नर मतलब ये चर्निंग का काम करता है। चर्निंग का काम मतलब कि भोजन को खूब ज्यादा मतलब मिलाना, मिक्सअप करना, ठीक है ना, बार 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 यूं करना, ठीक है, इलास्टिक नेचर इसका होता ही है। तो खूब ज्यादा तोड़ने की कोशिश करता है कि जो भोजन आया है मैं कितना तोड़ सकता हूँ। तो स्टमक खूब एफर्ट लगाता है, अपना मैकेनिकल वर्क कर रहा है, ठीक है, अपना खुद की मेहनत कर रहा है स्टमक का बॉल कि भोजन को क्या किया जा सके, उसको तोड़ा जा सके। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मैकेनिकल ब्रेकडाउन, जिसको कि ये यानी कि चर्नर की तरह काम करता है। मतलब बिल्कुल जैसे छाछ को एकदम मत करके और बिल्कुल पेस्ट बनाते थे ना, उस तरीके से ये काम करता है, बार 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 ये ऐसे एफर्ट लगाता है ताकि उसको तोड़ा जा सके। ठीक है, तो पहला तो ये काम करता है। दूसरा, अब इसमें केमिकल ब्रेकडाउन करता है। ठीक है, केमिकल ब्रेकडाउन कैसे करता है ये देखिए। अब इसके जो जैसे ही भोजन यहाँ अंदर की तरफ आता है, जैसे ही फूड मटेरियल का एंट्री हुआ, है ना, फूड मटेरियल यहाँ पर बोलस जैसे ही यहाँ पर एंट्री होता है कि भोजन आ गया, तुरंत क्या होता है कि जो हमारा ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये एक जूस सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगा। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड फटाफट क्या करेगा, जूस का सिक्रीशन करेगा। ठीक है, जूस का सिक्रीशन करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक जूस। जो सिक्रीट हो रहा है जूस, उसका नाम क्या है, गैस्ट्रिक जूस। तो सबसे पहले ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करना शुरू कर देता है। तो गैस्ट्रिक जूस ये आएगा और ये जो है अपना मैकेनिकल काम कर ही रहा है। तो गैस्ट्रिक जूस जो होगा वो फूड मटेरियल में बहुत ही अच्छी तरीके से चारों तरफ से मिक्सअप हो जाता है। तो फूड मटेरियल के अंदर आकर के गैस्ट्रिक जूस मिक्सअप हो जाता है और फिर ये गैस्ट्रिक जूस जो है ये अपना काम करना शुरू करेगा। क्या काम करेगा, अपना खाने को डाइजेस्ट करने का काम, है ना, भोजन को डाइजेस्ट करेगा। तो भोजन को इसको एक तो उसने तोड़ा और दूसरा अब तोड़ेगा कौन, केमिकल तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये गैस्ट्रिक ग्लैंड ने गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट किया। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होता है, स्टमक के वॉल में ही होता है, प्रेजेंट होता है, जो कि क्या सिक्रेट करेगा, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करेगा। वो गैस्ट्रिक जूस फूड मटेरियल में जाकर के मिक्सअप हो जाएगा और फूड मटेरियल को और ज्यादा तोड़ने की कोशिश करेगा, डाइजेशन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है, इस गैस्ट्रिक जूस में होता क्या क्या चीजें हैं ना, किस चीज के
कॉम्बिनेशन को हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। जब हमने गैस्ट्रिक जूस को फैला करके देखा, ठीक है ना, उसका टेस्ट किया, तो ऐसा दिखा हमको कि इसमें कोई एक चीज नहीं है, बल्कि ये 3-4 है ना, कई मटेरियल का पूरा ये क्या है, मिक्सअप है। तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है, सबसे पहले तो उसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, दूसरा इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, और तीसरा इसमें क्या होता है, म्यूकस होता है। एक एक काम देखो। एंजाइम्स, एंजाइम्स इसमें कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो इसमें एंजाइम्स पाया जाता है एक तो पेप्सिन, बच्चों नाम आपको याद कर लेना है बिल्कुल। एंजाइम्स इसमें कौन सा पाया जाता है, पेप्सिन, पेप्सी पीते हैं ना, पेप्सी, उससे याद रखिए पेप्सिन। दूसरा रेनिन, रेनिन, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, ये एंजाइम्स पाए जाते हैं किसमें, गैस्ट्रिक जूस में। तो गैस्ट्रिक जूस के कॉम्बिनेशन में ये एंजाइम्स होते हैं, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसके बाद म्यूकस होता है। इन सब चीजों को एक साथ अगर हम बोले, तो इन सब को एक साथ बोलना हो तो आप इसको बोलिए गैस्ट्रिक जूस। किसमें क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। क्लियर। अब हम इनका सबका अपना अपना फंक्शन देते हैं। देखिए इसमें से जो हमारा पेप्सिन है ना, पेप्सिन तो वर्क करता है हम लोगों में। रेनिन जो होता है, जब हम अपने बाल्यावस्था में होते हैं, यानी कि बच्चे होते हैं, हमारा फूड मटेरियल खान पान हमारा अलग होता है, उस समय में ये पेप्सिन की जगह पर रेनिन वर्क करता है। ठीक है, पेप्सिन की जगह पर रेनिन एक्टिव होता है और रेनिन काम करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होना शुरू करते हैं, है ना, जैसे जैसे बड़े होते हैं, तो फिर रेनिन जो है अब उतना अच्छा ये वर्क नहीं कर पाता। तो रेनिन की जगह पे काफी अच्छा और स्ट्रॉन्ग प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम हमारे शरीर में, स्टमक में वर्क करने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्सिन। तो ये अब ज्यादा काम नहीं करेगा रेनिन, रेनिन की जगह किसने ले लिया, अब रेनिन की जगह ले लिया पेप्सिन ने, क्योंकि हमारा फूड मटेरियल, हमारे खाने पीने का तरीका जो है वो चेंज हो गया। तो जब हम छोटे थे, बच्चे रहते हैं, ठीक है, उस समय में रेनिन एक्टिव होता है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो उस समय अब रेनिन की जगह पर पेप्सिन वर्क करने लगता है। ठीक है, और लाइपेज, लाइपेज वर्क करेगा। ठीक है, तो अब फिलहाल अगर हम बड़ों की बात करें, तो बड़ों में पेप्सिन और लाइपेज ये एक्ट करेंगे, यहाँ पर काम करेंगे, है ना। एक तो पेप्सिन काम करेगा, दूसरा लाइपेज काम करेगा, कहाँ, स्टमक के अंदर, भोजन को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, अब देखिए HCl क्या करता है, HCl का काम होता है, हालांकि हम एक एक पहले आते हैं। देखिए यहाँ पर पेप्सिन, पेप्सिन के बारे में मैं आपको और कुछ बता दूं। यहाँ देखिए पेप्सिन जो होता है, जब गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो जूस सिक्रेट करता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। उस गैस्ट्रिक जूस में जब पेप्सिन सिक्रेट होता है, तो वो पेप्सिन जो है वो पेप्सिन के फॉर्म में नहीं रहता है, बल्कि वो पेप्सिनोजेन के फॉर्म में रहता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ना, ये क्या किस फॉर्म में रहता है, पेप्सिनोजेन के फॉर्म में रहता है। तो पेप्सिनोजेन क्या है, पेप्सिनोजेन और पेप्सिन में क्या अंतर है मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सो रहे हैं, ठीक है, एकदम नींद से सो रहे हैं, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, पेप्सिनोजेन। उठ गए, ठीक है, काम पे लग गए, इसको क्या बोलेंगे, पेप्सिन। यानी इन एक्टिव कंडीशन में कोई काम नहीं है, आराम। ठीक है, तो किस फॉर्म में है, पेप्सिनोजेन। ठीक है, जब उठ जाते हैं और काम पे लग जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पेप्सिन, है ना। तो पेप्सिनोजेन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म है किसका, पेप्सिन का, पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म है। तो पेप्सिनोजेन एक्टिव कब होगा, है ना, कब जगेगा ये, तो जब यहाँ भोजन आ जाता है और ये सीक्रेट हो जाता है, पेप्सिनोजेन आ गया भोजन में, लेकिन अभी भी वो एक्टिव नहीं होगा यदि वहां पर HCl काम नहीं करेगा तो, है ना। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैं क्या बोल रही हूँ, एसिड। तो एसिड यहाँ का मीडियम क्या कर देता है, एसिडिक कर देता है। एसिड की वजह से पूरा जो इलाका है ना यहाँ का, वो एसिडिक मीडियम, खट्टे खट्टे मीडियम में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, एसिड, एसिड होता है ना, जो एसिड अटैक होता है, वही वाला एसिड, या फिर जिस एसिड से सफाई की जाती है, तेजाब बोलते हैं, वही तेजाब। तो उस तेजाब की वजह से इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर, इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर आप देख रहे हैं वो तेजाब यानी कि एसिड भी है। वो एसिड जब आता है ना स्टमक के अंदर, जब ये एसिड फैलता है, तो इस पूरे का मीडियम क्या कर देता है, यहाँ अंदर, अंदर का पूरा जो वातावरण है वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। क्या हो जाता है, एसिडिक। तो यहाँ का पूरा मीडियम जो है वो एसिडिक हो गया, और इस एसिडिक मीडियम जैसे ही, है ना, आराम से सोए हुए थे, मतलब समझ लो कि रात है, जैसे ही मीडियम एसिडिक होता है, एकदम से लगता है ओहो दिन हो गया, है ना, और जग गए। तो रात में जब सो रहे थे पेप्सिनोजेन,
ठीक है, पेप्सिनोजेन के फॉर्म में इनएक्टिव सो रहे थे। जैसे ही मीडियम एसिडिक हुआ, मतलब दिन हो गया, फटाक से जाग गए, जाके एक्टिव हो गए, तो हमको क्या बोला जाएगा, अब बोला जाएगा पेप्सिन। और जब पेप्सिन के फॉर्म में आ जाएंगे तो यहाँ पर काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो काम कौन करता है, काम ये नहीं करता है, ये करता है। ठीक है, क्योंकि ये तो सो रहा है, रात में हम काम थोड़ी करते, रात में तो सोते हैं, तो ये सो रहा है और काम ये करता है। ये इनएक्टिव है और ये क्या है, एक्टिव है। अब यहाँ पर बात आती है, देखिए ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है कि एसिडिक मीडियम जब होता है तो पेप्सिन के फॉर्म में ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात यहाँ पे ये आती है, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, क्यों क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं कि पहले ही वो एक्टिव मीडियम में ही क्यों सीक्रेट नहीं होता है। जब गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हो ही रहा है डाइजेशन के लिए, तो क्या मतलब है इसका एक एक स्टेप काम बढ़ाने का, है ना, कि पहले पेप्सिनोजेन सीक्रेट करो, उसके बाद उसको एक्टिव करो, एक्टिव करके अब उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करो। क्या मतलब है, क्यों इतना काम कर रहा है स्टमक, पहले ही पेप्सिन सीक्रेट कर देता। ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि पेप्सिन का काम होता है डाइजेशन करना। ठीक है, अगर ये इसके अंदर ये पेप्सिन के फॉर्म में ही रहेगा, है ना, तो ये स्टमक की दीवार को भी डाइजेस्ट करने लगेगा, जहां ये रहेगा ना उसको भी डाइजेस्ट करने लगेगा। तो इस वजह से वहां पर जब ये स्टोर करके रखते हैं ना गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो उसको इनएक्टिव फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, जब कहीं बम ब्लास्ट करना होता है, जैसे है ना पटाखा है, पटाखा, ठीक है, तो पटाखे को क्या करते हैं, पहले उसको रखते हैं, पैकअप करके रखते हैं, वो वहां पे फटता है क्या, नहीं, लेकिन जब हम उस पर लगाते हैं, फायर करते हैं, तब जाकर के वो फटता है। ठीक है, तो पहले ही हम उसको ऐसा नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर जब ये रखेंगे ना तो इनएक्टिव फॉर्म में रखते हैं, ताकि हमारे को कोई नुकसान न पहुंचाए। जब ये एक्ट करना होता है, जब इसका काम शुरू होता है, तब एसिडिक मीडियम की वजह से, एसिडिक मीडियम उसको इंडिकेट करता है कि एक्टिव हो जाओ और काम शुरू करो, तब ये एक्टिव होता है और काम अपना शुरू कर देता है। तो आपको समझ में आ गया कि इसको इनएक्टिव फॉर्म में क्यों रखा जाता है। ठीक है, ताकि वो खुद स्टमक की दीवार को कोई नुकसान न पहुंचाए। उसके बाद ये करेगा क्या, जब पेप्सिन एक्टिव हो गया, भोजन में आ गया, पेप्सिन एक्टिव हो गया, तो क्या करेगा ये क्या करेगा कि फूड मटेरियल में जो प्रोटीन आएगा, प्रोटीन है ना, खाने में जो आपने प्रोटीन खाया है, उस प्रोटीन को, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को, मतलब काफी जटिल खतरनाक वाला बड़ा कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन होगा, प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उसको तोड़ेगा पेप्सिन, और उसको तोड़ तोड़ के उसको सिंपल प्रोटीन में चेंज कर देगा। ठीक है, तो बड़े प्रोटीन को छोटे प्रोटीन में चेंज करेगा, लेकिन प्रोटीन का पार्शियल है ना, यहाँ पे केवल पार्शियल डाइजेशन होता है, यानी कि आंशिक रूप से डाइजेशन हुआ है। ऐसा नहीं है कि जितने भी प्रोटीन आपने खाया था कंप्लीट प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में हो गया, ऐसा नहीं होता है। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा, कंप्लीट डाइजेशन यहाँ से आगे जाएगा तो जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि वहां पर डाइजेशन के बाद सीधे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चलता है कि कंप्लीट वहां पे हुआ और फट से कंप्लीट होते ही उसको ब्लड में ले लो। ठीक है, तो डाइजेशन प्रोसेस डन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्या यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ है, नहीं, यहाँ पर इसका पार्शियल डाइजेशन हुआ है। क्या हुआ है, पार्शियल, पार्शियल का मतलब आंशिक रूप में थोड़ा बहुत डाइजेशन हुआ। ठीक है ना, थोड़े में मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को सिंपल प्रोटीन में तोड़ दिया गया है। अब सिंपल प्रोटीन भी आगे टूटेगा, पूरी तरीके से उसका डाइजेशन होगा, वो कहाँ होगा, वो आगे होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेप्सिन का आपको काम समझ में आ गया। ठीक है, पूरा मत देखो बच्चों एक साथ, है ना, जितना बस पढ़ा रही उतना ही समझते चलो, आराम से आपको समझ में आएगा। रेनिन के बारे में मैंने आपको बताया था कि रेनिन भी वही काम करता है जो कि पेप्सिन करता है, सेम वर्क, है ना, उसका भी काम यही है, प्रोटीन को तोड़ना। लेकिन ये कब काम करता है, इनफैक्ट जबकि हम क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, हमारी जब बाल्यावस्था होती है तो हमारा खान पान अलग होता है, उस टाइम पर पेप्सिन की जगह पर रेनिन काम करता है। जैसे ही हम बड़े होते हैं, हमारा खान पान चेंज होता है, तो तब क्या होता है कि रेनिन की जगह पर पेप्सिन काम करता है। ठीक है, तो ये रेनिन और पेप्सिन एक ही आप समझो, लेकिन ये दोनों का करनी अलग है ना। अभी बड़ों में अभी कौन एक्ट कर रहा है, पेप्सिन। ठीक है ना, हमारे शरीर में भी कौन काम कर रहा है, तो पेप्सिन काम करता है। ठीक है, अगला आपने देखा इसमें कि एक और एंजाइम यहाँ पर है, उस एंजाइम का नाम क्या है, लाइपेज। लाइपेज है ना, एज जो नाम लगा हुआ है, ASE, एज का मतलब ही होता है कि ये क्या है, एंजाइम है। ठीक है, कुछ लेकिन इसके एक्सेप्शन है जिसमें कि एज नहीं लगा होता है। जैसे यहाँ पे पेप्सिन, ये भी एंजाइम है बट एज नहीं लगा है। रेनिन, ये भी एक एंजाइम है बट यहाँ पर एज नहीं लगा हुआ है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं लाइपेज, एज लगा हुआ है, यानी कि ये एक एंजाइम है। इस एंजाइम का काम क्या होता है, ये इस खाने में, ठीक है, जो भोजन यहाँ पर आया है ना, उस भोजन में अगर फैट है, फैट, ठीक है, आपने घी खाया है, ऑयल गया है, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स कुछ खाए हैं, ठीक है ना, तो या दूध पिया है, दूध में भी फैट है। ठीक है, तो जो फैट होता है उस फैट का डाइजेशन करने का काम कौन करता है, लाइपेज करता है। तो लाइपेज फैट को
लाइपेज क्या करेगा, तोड़ देगा, किसमें तोड़ेगा, फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल में इसको तोड़ देगा। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि ये यहाँ पर इसका डाइजेशन, फैट का डाइजेशन आप इसको जीरो मान सकते हैं ना, बहुत कम, माइन्यूट, एकदम नेग्लेजिबल है ना, मतलब बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पर फैट का डाइजेशन होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्टमक के अंदर किसका डाइजेशन होता है, तो आप ज्यादातर नाम किसका लेंगे, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, वो भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर HCl, ये जो HCl सीक्रेट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या क्या करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहला जो कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर आकर के इसका मीडियम क्या कर देता है, एसिडिक कर देता है, ताकि जो हमारा पेप्सिनोजेन है वो जाग सके, उसको समझ में आ जाए कि अब मुझे काम करने का टाइम आ चुका है। ठीक है ना, तो उसको एक्टिवेट करने का काम करता है, यानी कि मीडियम को एसिडिक बनाता है, मीडियम को एसिडिक बना देता है, और एसिडिक बना करके यहाँ का पीएच कितना हो जाता है। ठीक है, हर चीज का पीएच, एक पीएच स्केल होता है, जैसे पानी न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, तो पानी का पीएच होता है 7। ठीक है, उसी तरीके से जब एसिडिक है तो यहाँ पर इसका पीएच कितना होता है, यहाँ जो एसिडिक मीडियम बनाया है तो पीएच वैल्यू क्या होगी इसकी 2, है ना, यानी कि अंदर का यहाँ का पूरा जो माहौल क्रिएट कर दिया है वो 2 pH पर आ गया है। ठीक है ना, यानी कि काफी एसिडिक हो गया है यहाँ पर, एकदम खट्टा खट्टा सा। ठीक है ना, पूरा एसिडिक मीडियम यहाँ पर रेडी हो चुका है। ओके, ये जो एसिड होता है HCl, ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड आप समझ जाइए, वही बात जो मैं आपको बता रही हूँ, तेजाब जो कि एसिड अटैक जो आपने छपाक मूवी में देखा था ना, वही एसिड है ये। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और इस वजह से जो हमारे भोजन के द्वारा अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे बड़े कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि कुछ आ जाते हैं जो कि हमारे खाने के साथ आ गए, हमने मुंह में खा लिया, ठीक है, ध्यान नहीं दिया, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अंदर चले गए, तो उनको यहीं पर ये क्या करेगा, इस स्ट्रॉन्ग एसिड में वो बच नहीं पाएंगे, यहीं पर इनको किल कर दिया जाता है, ताकि आगे जाकर के ये स्मॉल इंटेस्टाइन को वहां पे जाकर के कोई इन्फेक्शन क्रिएट ना करें। ठीक है, तो उनको यहीं मार दिया जाता है, बचने की संभावना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एसिड सीक्रेट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड सीक्रेट हो रहा है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, कि अगर आप इसको किसी मेटल पे डालिए तो उस मेटल को गला देगा। अगर आपने कोई प्लास्टिक का कोई कप ले रखा है ना, उसके ऊपर इस एसिड को डालेंगे तो प्लास्टिक का कप जो है वो बिल्कुल गल जाएगा, गल के खत्म हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आप जरा सोचो कि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड जब यहाँ से सीक्रेट हो रहा है, तो क्यों नहीं स्टमक की दीवार को ये क्यों नहीं जला देता है? ठीक है, इसको भी तो जला देना चाहिए, नुकसान तो इसको भी करना चाहिए, हार्म करना चाहिए, तो क्यों नहीं हार्म करता है? क्योंकि स्टमक ने अपनी व्यवस्था कर रखी है। ठीक है, देखो एसिड सीक्रेट करना तो जरूरी था, इसलिए इसको करना पड़ेगा, बट इसने अपनी व्यवस्था कर रखी है। इसने पूरे स्टमक ने अंदर से एक जो है एक कंबल अपने ऊपर लपेट रखा है। ठीक है, उस कंबल का नाम क्या है? उस कंबल का नाम है म्यूकस। ठीक है, आपको मैंने बताया कि गैस्ट्रिक जूस में साथ ही साथ म्यूकस भी सीक्रेट होता है। तो जब HCl निकल रहा है ना, तो उसके साथ ही म्यूकस भी जा रहा है। वो म्यूकस जा करके क्या करता है कि पूरे इसको अंदर से पूरा इसको एक कंबल की तरह से कवर कर लेता है। ठीक है, जब कंबल की तरह से कवर कर लेता है म्यूकस की एक लेयरिंग बन जाती है। ये म्यूकस क्या करता है? ये इसको एक तो नम बनाए रखता है, ल्यूब्रिकेंट, काफी चिकना बनाए रखता है। ठीक है ना, अंदर से स्टमक को, है ना, चिकना बनाए रखता है। दूसरा चीज क्या करता है कि ये क्या करता है, म्यूकस की ये एसिड के प्रभाव से भी इसको बचाता है। ठीक है ना, एसिड का इफेक्ट होने नहीं देता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरा देखो ये म्यूकस का पूरा लेयरिंग है ना, पूरा म्यूकस इसके ऊपर एकदम कवर है। तो ये म्यूकस जो है इसके ऊपर जब एसिड पड़ेगा ना, तो म्यूकस इसके वॉल और एसिड के बीच में, एसिड और वॉल के बीच में यहाँ सुरक्षा कवच बना करके खड़ा है। ठीक है, इस वजह से स्टमक की दीवारों पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है, और फूड मटेरियल में इसको टाइम नहीं दिया जाता है। गैस्ट्रिक जो सीक्रेट हुआ डायरेक्टली फूड में गया और फटाफट फूड में मिक्सअप कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका नुकसान नहीं पहुंचने पाता है, थोड़ा भी नुकसान न पहुंच पाए, इसके लिए म्यूकस की पूरी एक लेयरिंग अंदर से लगा दी जाती है। ओके, यहाँ पर कुछ और भी बताना चाहती थी मैं, हाँ, अल्सर के बारे में। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे डेली एक ही टाइम पे खाना खा रहे हैं, मान लो कि डेली हमारी आदत है कि हम 12 बजे खाना खाते हैं। ठीक है ना, 12 बजे हमने लंच लिया, 12 बजे लंच लिया, 12 बजे लंच लिया, ये काम काफी समय से चलता आ रहा है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने से 12 बजे लंच ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे जब हम 12 बजे लंच नहीं लेते हैं तो हमारे पेट में जलन जैसा महसूस होता है ना, ऐसा लगता है कि भूख लग गई है ना, जलन होती है। क्यों जलन होता है? क्यों? क्योंकि 12 बजते ही हमारा जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है बिल्कुल हैबिचुअल हो गया है, उसको आदत हो गई है कि 12 बजते ही खाना आएगा
और हमारे को गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करना है, ठीक है। तो डेली चूंकि वो काम एकदम टाइमली हो रहा था, अब 12 बजते ही गैस्ट्रिक ग्लैंड ने क्या किया, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट कर दिया और खाना तो आया नहीं था, है ना, बाय मिस्टेक खाना तो नहीं आया, लेकिन इसने तो सीक्रेट कर दिया। तो वो जो सीक्रेशन होगा, उस सीक्रेशन की वजह से थोड़ी जलन होगी, थोड़ा एसिड का इफेक्ट हमारे इस स्टमक की वॉल पर भी हो जाता है, थोड़ी दीवारें जो होती हैं उस पर एसिड, क्योंकि अब वैसे तो खाना रहता है तो डायरेक्टली गया और खाने में मिक्सअप हो गया, अब यहाँ खाना है नहीं, वो खाली है, तो पैकेट की वॉल जो होती है उस पर एसिड जब पड़ता है तो जलन होती है ना, जलने लगता है, जलने लगता है, तो जलन होती है, ऐसा महसूस होता है पेट में बहुत जलन हो रही है, कुछ खा ले, थोड़ा भी कुछ खा लेते हैं तो फिर वो जलन खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर उस भोजन के अंदर वो मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। और अगर बार बार ऐसा ही होता रहा, बार बार जलन होता रहा, तो धीरे धीरे ये एसिड जो HCl है, अब ये HCl क्या कर सकता है कि यहाँ पे घाव बना सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से HCl उस वॉल पे ही गिर रहा है, ठीक है ना। खाली पेट अगर लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, बार बार रहते हैं और बार बार बॉडी इंडिकेट कर रही है कि खा लो, नहीं खाते हैं और जाकर के एसिड जो है बार बार सीधे वॉल पे पड़ रहा है, तो फिर म्यूकस भी बचा नहीं पाता और इस वॉल पे धीरे धीरे घाव बनने लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्सर, ठीक है। तो अल्सर बनने लगता है स्टमक के अंदर, यानी कि घाव बनने लगता है। समझ में आ गया बच्चों, म्यूकस का भी आपको समझ में आ गया, प्रोटेक्ट इनर वॉल ऑफ द स्टमक, स्टमक के इनर वॉल को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, किससे, HCl से बचाता है, साथ में इसको ल्यूब्रिकेटिंग यानी कि चिकना भी बना करके रखता है, ठीक है। अब हम लास्ट पढ़ रहे हैं काइम। काइम क्या होता है, देखिए, जब भोजन यहाँ से आया तो किस रूप में आया था, बोलस, उसके बाद यहाँ आकर के इस बोलस के अंदर क्या मिक्सअप हुआ, गैस्ट्रिक जूस, आपने देखा बहुत सारा कार्यक्रम हुआ, गैस्ट्रिक जूस का काफी मिक्सअप हुआ, ये तोड़ फोड़ सब हुआ, ठीक है ना, लॉन्ग टाइम तक हो रहा है, खाना हमने थाली भर दिखाया है, तो ये काम 5 से 6 घंटे तक हो रहा है ना, 5 से 6 घंटे तक स्टमक के अंदर ऐसे 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 मतलब मैकेनिकल भी हो रहा है और केमिकल भी मिक्सअप हो रहा है, काम हो रहा है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस जब इस बोलस में, इस खाने में जब मिक्सअप हो जाता है, तो अब जो इसकी स्थिति बनती है, जो कंडीशन बनता है, जो इसका रूप तैयार होता है उसी भोजन का, अब उसको हम बोलते हैं काइम, ठीक है। क्या बोलते हैं, काइम। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज काइम, तो काइम इज अ बोलस प्लस गैस्ट्रिक जूस इज इक्वल टू काइम, है ना, वही भोजन है, खाना ही है, लेकिन खाने का रूप बदलता जा रहा है, पहले वो बोलस में चेंज हुआ, अब वो चेंज हो गया काइम में, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि मैंने आपको यहाँ पर सारी चीजें बता दी हैं। अब देखिए, भोजन यहाँ पर रुकने के बाद जब डाइजेस्ट हो जाता है, तो अब यहाँ से भोजन आगे की तरफ बढ़ेगा, लेकिन क्या भोजन पूरा का पूरा एक साथ आगे की तरफ भेज दिया जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, डिओडिनम में पूरा भेज दिया जाएगा, नहीं, भोजन जैसे जैसे डाइजेस्ट होगा, स्टमक जब खाली होता है ना, तो इसके खाली होने का भी एक तरीका होता है कि ये क्या करता है, 1 टीस्पून, है ना, एक स्पून थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ाएगा, ठीक है, 1 टीस्पून ये स्फिंक्टर खुलेगा और थोड़ा सा यहाँ से डिओडिनम में आगे बढ़ाएगा, कि उतना तब तक आगे बढ़ाओ, काम करो, एक साथ भेज देगा, तो हो सकता है कि जितना हमने खाना खाया उसका कंप्लीट डाइजेशन करने का स्मॉल इंटेस्टाइन को भी टाइम न मिले और बहुत सारा खाना फालतू वेस्टेज हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा बढ़ाता है, ये 1 टीस्पून बढ़ाया कि तब तक तुम चलो काम करना शुरू करो। तो हर एक का हमारे पास जब काम एकदम स्टेप बाय स्टेप आता है, तो उसको हम बहुत ही तरीके से कर पाते हैं। तो यहाँ से भी केवल एक छोटा चम्मच, छोटे चम्मच जितना खाना आगे बढ़ा देता है, काइम आगे बढ़ा देता है कि लो इसको डाइजेस्ट करो, वो तब तक फिर उसके पीछे आधा चम्मच, फिर पीछे उसके आधा चम्मच, और धीरे धीरे करते करते ये स्टमक जो है वो खाली हो जाता है। जब ये स्टमक खाली हो जाएगा 5 से 6 घंटे में, तो वापस हमको भूख का एहसास होगा, ठीक है, फिर हमको लगेगा कि हमको खाना खाना चाहिए, फिर हम यहाँ पे खाना खाएंगे, फिर यहाँ पे फूड मटेरियल भरेगा, और जब यहाँ फूड मटेरियल भरा है तो ऐसा नहीं कि वो सारा फूड मटेरियल हट गया, वो सारा फूड मटेरियल वहाँ पे काम चल रहा है, कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ पे भोजन का डाइजेशन, वापस हमको भूख लगेगी, हमने वापस से स्टमक के अंदर खाना फुल कर दिया है कि अब तुम फिर वापस से 5-6 घंटा वही कार्यक्रम करते रहो। तो बच्चों, ये सारा कुछ इसमें हो गया, कुछ छूटा नहीं है। तो इस तरीके से आपने आज देखा स्टमक के बारे में, ठीक है। तो पार्ट 5 हमारा स्टमक हो गया। अब हमारा रहेगा नेक्स्ट, जो हमारा रहेगा वो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ से भोजन के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद अब भोजन आगे कहाँ बढ़ेगा, यहाँ से भोजन आगे बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, वहाँ पर किस तरीके से डाइजेशन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते ही एक ग्लैंड से हमारी मुलाकात होगी, ठीक है। जैसे ही यहाँ से भोजन आगे बढ़ता है, यहाँ पर मीडियम एसिडिक है ना, लेकिन आगे जो काम करेंगे वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं करते हैं। तो जैसे ही यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, हमारी एक ग्लैंड से भी मुलाकात होगी, जिसको बोलेंगे पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर, है ना। तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ साथ पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर के बारे में भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही ओवर होता है। यदि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया, बच्चों देखो
बोर्ड पूरा भरा हुआ, ये ऐसा मत सोचा करो, घबराए मत करो कि इतना सारा भर गया है। आप एक बार में सिर्फ एक चीज पर ही फोकस करिए कि अच्छा ठीक है, पहले इतना हमने यहाँ से लेके यहाँ तक बात समझ लिया, अब यहाँ से लेके हमने यहाँ तक बात समझ लिया, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखो तो बिल्कुल ईजी, आराम से समझ में आएगा। यहाँ भी स्टेप बाय स्टेप देखो, अच्छा पेप्सिन का हमने देख लिया, ठीक है, ड्रेनिंग का देख लिया, ये एक साथ सब पे ध्यान मत दिया करो, जिसको देखो सिर्फ उस पर ही फोकस करो, तो उसके बाद आपको यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ही आसानी से ईजी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप करना है, ताकि मुझे तो मटेरियल पूरा ही लेना पड़ता है पहले से, इसलिए करना पड़ता है ताकि आप लोग का टाइम बच सके। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, अब हाथों हाथ में लिखूंगी तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से मैटर पूरा एक साथ लेना होता है, बट आप घबराए मत करो बोर्ड को देख करके, आराम से स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ दिखा करो, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप कि आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बच्चों फ्री है, इसमें कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो एक चैनल ये स्टैंड होगा, सबसे अच्छी बात है, चैनल स्टैंड होगा एक। और ये इसी को आप समझ लो कि यहाँ पे पैसे तो लग नहीं रहे हैं, यही गुरु दक्षिणा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, हमारे साथ आप जुड़ जाइए, और जो मैं ये पढ़ा रही हूँ वो और भी बच्चों तक ये चीज़ें पहुँच सके, ये नॉलेज पहुँच सके, ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आए और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आपको अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके स्टूडेंट्स, स्टडी करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए